स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम स्टडी करेंगे रेमेडीज टू कंट्रोल डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन, अर्थात मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण के उपायों की तथा मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की तुलना। फर्स्टली हम देखते हैं रेमेडीज टू कंट्रोल डिफ्लेशन, अर्थात मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण के उपाय। इन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मॉनेटरी मेजर्स अर्थात मौद्रिक उपाय, सेकंड है फिजिकल मेजर्स अर्थात राजकोषीय उपाय, एंड थर्ड है फिजिकल एंड अदर मेजर्स अर्थात भौतिक या अन्य उपाय। हम वन बाय वन इन तीनों ही मेजर्स की स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट है मॉनेटरी मेजर्स। इसमें हम जो फर्स्ट है वो देखेंगे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। केंद्रीय बैंक अधिक मात्रा में मुद्रा निर्गमन करके या नोट्स को इशू करके मुद्रा की मात्रा को अर्थव्यवस्था में बढ़ा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई अर्थात मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, जिससे प्राइसेस अर्थात मूल्य स्तर भी बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है साख की मात्रा में वृद्धि एवं विस्तार। केंद्रीय बैंक रेट को घटाकर प्रतिभूतियां खरीदकर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत तथा CRR एंड SLR अर्थात कैश रिजर्व्स रेशो को घटाकर व्यापारिक बैंकों को अधिक मात्रा में साख निर्माण हेतु प्रोत्साहित कर सकता है। इसके अलावा नए नए क्षेत्रों में बैंकिंग साख उपलब्ध करवाकर भी विनियोगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा में वृद्धि होगी और डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। तो ये हुए मॉनेटरी मेजर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फिस्कल मेजर्स अर्थात राजकोषीय उपाय। इसमें फर्स्ट है करों में छूट। सरकार अनेक प्रकार की जो टैक्सेस लगाती है उनमें रिलैक्सेशन देकर या टैक्सेस को कम करके उपभोक्ताओं के पास अधिक मात्रा में क्रय शक्ति छोड़ सकती है। इससे इफेक्टिव डिमांड अर्थात प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी, जिससे मूल्यों में वृद्धि होगी और डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक कार्यों पर व्यय में वृद्धि। सरकार द्वारा सड़क, रेल, नहर आदि निर्माण कार्यों पर व्यय करके लोगों को रोजगार व क्रय शक्ति प्रदान की जा सकती है। इससे उनका उपभोग बढ़ेगा और डिफ्लेशन पे कंट्रोल करना संभव होगा। नेक्स्ट है ऋणों की वापसी। सरकार पुराने ऋणों का भुगतान करे या नए ऋण न ले तो लोगों के पास अधिक मात्रा में क्रय शक्ति बची रहेगी। इससे उनका उपभोग और विनियोग बढ़ेगा और कीमतों में वृद्धि संभव होगी। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता। सरकार लोगों को आर्थिक अनुदान व सहायता देकर उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि कर प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ा सकती है, जिससे भी प्राइसेस बढ़ेगी और डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है मुद्रा का अवमूल्यन अर्थात डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। देखिए डिवैल्यूएशन क्या होता है? जब सरकार जानबूझकर अपने देश की करेंसी की वैल्यू अन्य देशों की करेंसी की वैल्यू की तुलना में घटा दे तो इसे हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि जो हमारी मुद्रा है वो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में सस्ती हो जाती है। इससे हमारे यहाँ की वस्तुएं क्या होगी? सस्ती हो जाएगी। तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो तो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और जो हमारे इंपोर्ट्स है वो घट जाएंगे। तो डिवैल्यूएशन करने का इम्पैक्ट ये होगा कि जैसे ही हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट घटेंगे तो देश में उपलब्ध वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाएगी, और जैसे ही पूर्ति कम होगी और जबकि डिमांड स्थिर है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएगी, और प्राइसेस बढ़ने से डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। लास्ट है खरीद प्रोत्साहन। सरकार उद्योगों को आर्थिक मंदी के दौर से निकालने के लिए सरकारी खरीद भी प्रारंभ कर सकती है, और इससे सरकार संग्रह को अर्थात स्टॉक को बढ़ावा दे सकती है। और जैसे ही गवर्नमेंट एक्स्ट्रा वस्तुएं खरीद लेगी तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाएगी, अर्थात अति उत्पादन की समस्या खत्म हो जाएगी, जिससे प्राइसेस अर्थात प्राइस लेवल बढ़ेगा और डिफ्लेशन
कंट्रोल होगा। तो ये हुए फिजिकल मेजर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल एंड अदर मेजर्स अर्थात भौतिक व अन्य उपाय। इसमें फर्स्ट है अतिरिक्त उत्पादन का विनाश। उत्पादन में कमी करने का ये सबसे सुविधाजनक और सरल तरीका है कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, अर्थात उसको खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। जैसे कि अमेरिका में कृषि उपज मूल्य स्थिरीकरण के लिए फसलों को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे प्राइसेस कंट्रोल हो जाती है, अर्थात प्राइसेस में जो कमी आई है वो बढ़ जाती है और जैसे ही प्राइसेस बढ़ती है डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है निर्यातों को प्रोत्साहन। जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा तो देश में जो प्रोडक्शन है अर्थात गुड्स की सप्लाई है वो कम हो जाएगी और जैसे ही सप्लाई कम होगी प्राइसेस बढ़ जाएगी और प्राइस लेवल के बढ़ने से डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है आयातों पर प्रतिबंध, अर्थात इंपोर्ट्स को बैन करके भी जो डिफ्लेशन है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही इंपोर्ट्स पर बैन लगाया जाएगा तो देश में वस्तुओं की मात्रा कम हो जाएगी, अर्थात हम अन्य देशों से कम मात्रा में वस्तुएं खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। इससे देश में उपलब्ध जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा और जैसे ही उत्पादन कम होगा और डिमांड कांस्टेंट है तो इस सिचुएशन में प्राइसेस बढ़ेगी और प्राइसेस बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ेगा और प्राइस लेवल बढ़ने से डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। लास्ट है विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। विदेशी पूंजी को प्रमोट करके भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाई जा सकती है और जैसे ही वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो इससे मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी और मूल्यों में वृद्धि होने से डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रकार डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के जो मॉनेटरी, फिजिकल तथा फिजिकल एंड अदर मेजर्स है उनको यदि हम कंबाइनली अर्थात एक साथ यूज़ करें तो बहुत कम समय में ही डिफ्लेशन पर प्रभावी रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यदि अगर हम ये चाहे कि केवल मॉनेटरी मेजर्स के थ्रू ही डिफ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन की उपयुक्त स्टडी करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए घातक है और इन पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है। प्रोफेसर किन्स का ये कथन कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, ये कहाँ तक सही है ये हम देखते हैं। प्रोफेसर किन्स ने मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की घातकता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त। इन दोनों में से संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, क्योंकि आज के निर्धन विश्व में बेरोजगारी को बढ़ावा देना विनियोक्ताओं को अप्रसन्न करने के बजाय कहीं अधिक बुरा है। मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन के संबंध में प्रोफेसर सेलिगमैन ने भी लिखा है कि बढ़ते हुए तथा गिरते हुए मूल्यों के कारण देश के आर्थिक ढांचे में एक ऐसी अस्थिरता आ जाती है कि कृषि उद्योग तथा व्यापार की दशा अस्थिर हो जाती है और समाज के विभिन्न वर्गों को विभिन्न अनुपात में लाभ हानि होती है। ऊंची और नीची कीमतों से उतना नुकसान नहीं होता जितना कीमतों में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होता है, अतः कीमतों में अस्थिरता नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण कैसे है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अदृश्य करारोपण। मुद्रास्फीति अदृश्य करारोपण के समान है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होने से व्यक्ति अपनी आय से पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाता है। हीनात प्रबंध से सरकार तो नोट छापकर वस्तुओं और सेवाओं पर अधिकार कर लेती है, पर मूल्यों में वृद्धि सामान्य व्यक्तियों हेतु जेब काटने के समान है, क्योंकि इससे क्रय शक्ति सरकार के पास चली जाती है। इसी कारण
प्रोफेसर वकील ने मुद्रास्फीति की तुलना एक डाकू से की है। डाकू दृश्य होता है जबकि मुद्रास्फीति अदृश्य है। डाकू के शिकार तो एक या दो ही व्यक्ति होते हैं, जबकि मुद्रास्फीति का शिकार सारा राष्ट्र होता है। डाकू को कानून के शिकंजों में जकड़ा जा सकता है, पर मुद्रास्फीति वैधानिक है, अर्थात मुद्रास्फीति को कानून के द्वारा भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है निर्धन वर्ग पर अधिक बुरा प्रभाव। निर्धन और असहाय वर्ग जिनकी आय लगभग निश्चित होती है, मुद्रा प्रसार के कारण आर्थिक कष्ट उठाते हैं। उनका उपभोग स्तर काफ़ी नीचे गिर जाता है, यहाँ तक कि उनके लिए जीवन यापन के साधन जुटाना भी कठिन हो जाता है, जबकि धनी वर्ग मूल्यों में तेज वृद्धि के कारण आनंद करते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम संपन्नता। मुद्रा प्रसार से मौद्रिक आय में तो वृद्धि होती है, परंतु लोगों की क्रय शक्ति घटने से वास्तविक आय में कमी हो जाती है, अर्थात लोगों के पास मुद्रा के रूप में जो आय है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन उस मुद्रा के द्वारा या उस आय के द्वारा वे कम मात्रा में वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद पाते हैं, अर्थात उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है। यद्यपि मौद्रिक आय अधिक होती है, लेकिन यदि मुट्ठी भर नोटों के बदले एक चाय मिले, जैसा कि जर्मनी में हुआ, तो ये संपन्नता बाह्य और कृत्रिम होगी, ये वास्तविक संपन्नता नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट है आर्थिक विषमता और अन्यायपूर्ण वितरण। मुद्रा प्रसार से धन का स्थानांतरण गरीबों की जेब से धनिकों की जेब में हो जाता है। धनी वर्ग को अत्यधिक लाभ और गरीब वर्ग की आय में स्थिरता से धन के असमान वितरण को बढ़ावा मिलता है। धनी और धनी हो जाते हैं, जबकि गरीब और अधिक गरीब होते जाते हैं, जैसा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से ये प्रवृत्ति दिखाई देती है और काफ़ी प्रबल भी हो चुकी है। नेक्स्ट है नैतिक पतन। इन्फ्लेशन के कारण समाज में व्यक्तियों का नैतिक पतन हो जाता है। व्यापारी और उत्पादक मुनाफाखोरी एवं चोर बाजारी के अनैतिक तरीके अपनाते हैं। अधिकारी भ्रष्टाचारी हो जाते हैं तथा चोरी, डकैती, आत्महत्याएं, हत्याएं आदि अनैतिक कार्यों को बढ़ावा मिलता है। इस संदर्भ में ये कहावत सही साबित होती है कि भूखों मरता क्या नहीं करता। लास्ट है मध्यम वर्ग के लिए भी अभिशाप। मुद्रास्फीति मध्यम वर्ग के लिए भी अभिशाप बन जाती है, क्योंकि जीवन निर्वाह व्यय आय आदि के मुकाबले बढ़ जाता है। सेविंग्स समाप्त हो जाती है, जीवन स्तर गिर जाता है और निराशा का वातावरण व्याप्त हो जाता है। इससे अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिलता है। जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में यही दुर्दशा हुई थी। इन आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त कैसे है। इसमें फर्स्ट है समाज को लाभ के स्थान पर हानि अधिक। मुद्रा संकुचन के कारण समाज को लाभ के स्थान पर हानि अधिक उठानी पड़ती है। यद्यपि मूल्यों में कमी होने से उपभोक्ता के रूप में निश्चित आय वालों तथा ऋणदाताओं व श्रमिकों को लाभ होता है, परंतु उपभोग तो तब होगा जब रोजगार बना रहे। जब देश में उत्पादकों को हानि होने के कारण उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं और व्यापार चौपट हो जाता है, तो बेरोजगारी का चारों ओर वातावरण दिखाई देता है। अतः इस स्थिति में लाभ की कल्पना करना केवल एक सपना या स्वप्न ही बनकर रह जाता है और बल्कि लाभ के स्थान पर हानि अधिक उठानी पड़ती है। नेक्स्ट है समृद्धि के बीच गरीबी का विरोधाभास। मुद्रा संकुचन में समृद्धि के बीच गरीबी के विरोधाभास का उद्भव होता है। उत्पादन अधिक होने पर भी रोजगार व आय के अभाव में उपभोग असंभव हो जाता है। वस्तुएं सस्ती है पर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जैसा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में हुआ कि कोयले के ढेर पड़े थे और लोग ठंड से ठिठुर रहे थे, क्योंकि अति उत्पादन से उनका रोजगार छूट चुका था। अतः उनके पास कोयला खरीदने की सामर्थ्य नहीं थी, अर्थात परचेजिंग पावर नहीं थी। नेक्स्ट है
आर्थिक ढांचा असंतुलित। मुद्रा संकुचन का दौर एक बार चालू होने पर उस पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। अमेरिका की आर्थिक मंदी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के रूप में भयंकर सिद्ध हुई। समूचे विश्व में इसके कारण मंदी छा गई, अर्थात डिफ्लेशन के कारण जो आर्थिक ढांचा है वो असंतुलित हो जाता है। लास्ट है नैतिक पतन अधिक। मुद्रा संकुचन में लोगों का नैतिक पतन मुद्रा प्रसार की तुलना में कहीं अधिक होता है, क्योंकि मुद्रा प्रसार में तो एक रोटी के बजाय आधी रोटी तो मिल जाती है, किंतु मुद्रा संकुचन में रोटी होते हुए भी नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में नैतिक पतन स्वाभाविक है। इस प्रकार मुद्रा संकुचन से उत्पादन, व्यापार एवं विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। गिरते मूल्यों से विनियोग हतोत्साहित होते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, बैंकिंग व्यवस्था फेल हो जाती है और चारों ओर निराशा और मंदी का वातावरण छा जाता है। इसी कारण इसे अनुपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन दोनों में से अधिक बुरा कौन है, अर्थात इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन दोनों ही समाज के लिए कष्टों का कारण बनती है और दोनों ही बुराई हैं। इन पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है, पर मुद्रा प्रसार की अपेक्षा मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, क्योंकि मुद्रा प्रसार में विभिन्न वर्गों की आय तो बढ़ती है, जबकि मुद्रा संकुचन में तो आय भी लगभग समाप्त हो जाती है। मुद्रास्फीति में आर्थिक विकास, उत्पादन, व्यापार, रोजगार आदि को बढ़ावा मिलता है, जबकि मुद्रा संकुचन से सभी प्रकार का विकास चौपट और अवरुद्ध हो जाता है। मुद्रा प्रसार में तो आय के वितरण में असमानता आती है, पर मुद्रा संकुचन से तो आय ही समाप्त हो जाती है। मुद्रा प्रसार रोजगार को बढ़ाता है, मुद्रा संकुचन बेरोजगारी को बढ़ाता है। मुद्रा प्रसार से धनिक वर्गों को लाभ और केवल निश्चित आय वालों को ही हानि होती है, पर मुद्रा संकुचन से तो लगभग सभी वर्गों को हानि उठानी पड़ती है। मुद्रा प्रसार से लोगों के नैतिक स्तर में गिरावट मुद्रा संकुचन की तुलना में कम होता है, और जहां मुद्रा प्रसार से आशा बनती है वहां मुद्रा संकुचन से चारों ओर निराशा और मंदी का वातावरण छा जाता है। इस तुलना से ये स्पष्ट है कि दोनों ही बुराइयों में यदि चुनाव करना ही पड़े तो मुद्रा प्रसार अपेक्षाकृत कम बुरा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर किन्स का ये कथन कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त सही सिद्ध होता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।